जय हिंद। यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन। यदि आप सभी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। और आप सभी जो रेगुलर क्लास में बने रहें और एक क्रम से जो है वीडियो देखें। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के क्या कारण थे और हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में समानताएं और असमानताएं के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन के क्या कारण थे और जो पतन कब आरंभ होता है। तो रेडियो कार्बन तिथि देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। रेडियो कार्बन तिथियों के आधार पर जो है रेडियो कार्बन तिथि हड़प्पा सभ्यता के कितना है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ये किसके अनुसार है? रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो है काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का काल रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार जो है कितना माना गया 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो निर्धारित की गई है। 1750 ईसा पूर्व से जो होता इस सभ्यता का क्या होता है? पतन आरंभ होता है। 1750 ईसा पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन आरंभ होता है। इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, इसके विषय में विभिन्न विद्वान जो है एकमत नहीं है। मतलब अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। इस सभ्यता का पतन जो है किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, विद्वान जो है एक मत नहीं है। तो रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर देखिएगा, रेडियो कार्बन तिथियों के आधार पर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो निर्धारित की गई है। तो 1750 ईसा पूर्व से क्या होता है कि इस सभ्यता का पतन आरंभ हो जाता है। लेकिन इस विषय में जो है विद्वान एकमत नहीं है, अलग अलग कारण देते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, विभिन्न इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता के विषय में अनुमानों के आधार पर जो निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। वो तर्क क्या देते हैं? पहला तर्क है बाह्य आक्रमण। बोलते हैं कि बाह्य आक्रमण के कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। तो अनेक इतिहासकारों तथा गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, स्टुअर्ट, पिगट आदि ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए बाह्य आक्रमण को उत्तरदायी कारण बताया है। व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट, पिगट ये सब विद्वान जो है किसे हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या मानते हैं? तो बाह्य आक्रमण को। इसमें से व्हीलर के अनुसार, व्हीलर जो मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है, व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों ने सिंधु वासियों पर क्या किया? आक्रमण किया। आर्य जो थे सिंधु वासियों पर आक्रमण किया, जिसके कारण क्या हुआ? सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया आर्यों के आक्रमण के कारण। ये कौन मानते हैं? तो व्हीलर। और कुछ पुरातत्व संबंधी अवशेष भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि मोहनजोदड़ो को क्या लूटा गया और वहाँ के निवासियों की हत्या की गई। तो कुछ अवशेष भी जो है इस बात की पुष्टि करते हैं कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया और वहाँ के निवासियों की क्या की गई? हत्या की गई। तो पहला कारण है हड़प्पा सभ्यता के पतन का, ध्यान से समझिएगा। क्या कारण है? पहला बाह्य आक्रमण। तो बाह्य आक्रमण में अनेक इतिहासकार तथा गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, स्टुअर्ट, पिगट आदि ने किससे मानते हैं पतन का कारण? कि बाह्य आक्रमण को पतन का कारण मानते हैं। इनमें से व्हीलर के अनुसार आर्यों ने सिंधु वासियों पर क्या किया? आक्रमण किया, जिसके कारण क्या हुआ? सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तो ये पहला कारण है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा कारण। दूसरा कारण क्या है सिंधु सभ्यता का पतन के? दूसरा कारण है विदेशी व्यापार में गतिरोध। विदेशी व्यापार में गतिरोध
वो बोलते हैं कि विदेशी व्यापार में क्या हुआ, गतिरोध उत्पन्न हो गया। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे, इनका मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से क्या था, व्यापार होता था। मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से व्यापार होता था। इसी से उसकी क्या थी, समृद्धि, यानी सिंधु सभ्यता की समृद्धि का मुख्य आधार क्या था, तो मेसोपोटामिया का सुमेरियन सभ्यता से व्यापार था। किंतु बाद में क्या होता है, व्यापार में गतिरोध उत्पन्न हो गया और 1750 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु वासियों का सुमेरियन सभ्यता से क्या हो जाता है, व्यापार समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तो विदेशी व्यापार में गतिरोध, इसमें अनेक विद्वान जो क्या मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो समृद्धि का कारण था वो क्या था, मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता के साथ जो व्यापार होता था उसी से जो उसकी समृद्धि का कारण था। और जब व्यापार समाप्त हो जाता है तो क्या होता है, सिंधु सभ्यता का पतन हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन, तीसरा क्या है, जलवायु परिवर्तन। तो R.L. अस्टीन व अमलानंद घोष आदि विद्वानों का मत है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का क्या हुआ, विनाश हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। पहले सिंध, पंजाब एवं राजस्थान में अच्छी वर्षा जो होती थी, किंतु बाद में क्या हुआ, ईंट पकाने, मकान बनाने के लिए जंगलों को काटा गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वर्षा कम होने लगी, कृषि की पैदावार घटने लगी। तो क्या मानते हैं अमलानंद घोष, R.L. अस्टीन, ये सब विद्वान जो है क्या मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। तो इसमें वो तर्क देते हैं कि सिंध, पंजाब एवं राजस्थान में क्या होता था, अच्छी वर्षा होती थी, किंतु बाद में क्या होता है, ईंट पकाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो ईंट पकाने के लिए वो जो है जंगलों को काट डालते थे, लकड़ी से पकाया जाता था। तो जंगलों को काटा गया और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो वर्षा जो है कम होने लगी, जिससे क्या हुआ, कृषि का पैदावार घटने लगी। जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों का पानी क्या हो गया, सूखने लगा। जलवायु परिवर्तन की इस स्थिति ने सिंधु सभ्यता के विनाश का जो है कारण बना। तो जलवायु परिवर्तन में क्या मानते हैं कि पहले अधिक वर्षा होती थी, धीरे धीरे क्या होता है, जंगलों की कटाई से क्या होता है, वर्षा कम होने लगती है, कृषि की पैदावार घट जाती है, इतना याद रखना है। और जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है, नदियों का पानी जो होता है सूखने लगा। और परिवर्तन से यही जो है परिवर्तन क्या, सिंधु सभ्यता के विनाश का जो है कारण बना। अब अगला है भूतात्विक परिवर्तन। भूतात्विक परिवर्तन में क्या आ जाएगा, तो कुछ विद्वानों का मत है कि जल प्लावन, नदियों का मार्ग बदलना आदि कुछ ऐसे भूतात्विक परिवर्तनों ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया। यानी जल प्लावन के कारण, नदियों का मार्ग बदलना, ये सब कारण हो सकते हैं। भूतात्विक परिवर्तनों के कारण क्या हो गया, सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। तो जल प्लावन से क्या हुआ, जल प्लावन से सिंधु क्षेत्र की भूमि क्या हो गई, दलदली हो गई, जिससे यातायात क्या हुआ, प्रभावित हुआ और कृषि की पैदावार जो है घटी। परिणाम स्वरूप सिंधु सभ्यता जो अन्य स्थान यानी दूसरी जगह पे पलायन कर गए, चले गए। नदियों के मार्ग बदलने से पीने के पानी तथा खेती के लिए पानी का क्या हुआ, अभाव हो गया। साथ ही जलीय व्यापार भी ठप हो गया। ये सभी कारण सिंधु सभ्यता के विनाश में सहायक हुए। यानी जल प्लावन से क्या हुआ, भूमि जो है दलदली हो गई और यातायात इससे प्रभावित हो गया। कृषि के पैदावार जो उपजाऊपन यानी जितना पहले उपजता था उतना अब नहीं, उतना मात्रा में नहीं उपज हो पाता है। क्या हुआ, पैदावार जो है घट गई और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सिंधुवासी के जो लोग थे दूसरी जगह पे पलायन कर जाते हैं। सिंधु और नदियों के मार्ग जो बदलने से पीने के पानी तथा खेती के लिए पानी का अभाव हो गया। साथ ही जलीय व्यापार भी ठप हो गया। नदियों के मार्ग बदलने से पीने के पानी तथा खेती के लिए पानी का क्या हो गया, अभाव हो गया। साथ ही जलीय व्यापार भी क्या हो जाता है, ठप हो जाता है। ये सभी कारण सिंधु सभ्यता के विनाश में क्या हुए, सहायक हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण क्या हो जाता है, सिंधु सभ्यता का पतन। तो मार्शल मैके, S.R. राव का मत है
कि सैंधव नगर जो था कहाँ था, नदियों के किनारे था। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी नदी के किनारे ही थी, किनारे बसे हुए थे। नदियों में प्रति वर्ष जो बाढ़ आती थी, जिससे निश्चय ही यहाँ के लोग क्या थे, बाढ़ से त्रस्त रहे होंगे, यानी परेशान रहे होंगे। यही कारण है कि ये दूसरी जगह पलायन कर गए। के कैनेडे ने प्राकृतिक आपदा को सिंधु सभ्यता के विनाश का क्या बताया, कारण बताया। प्राकृतिक आपदा कैनेडे ने प्राकृतिक आपदा को सिंधु सभ्यता का विनाश के कारण बताते हैं। क्या बताते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों का परीक्षण करते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि सिंधुवासी जो बहुसंख्या में मलेरिया और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए, जिससे सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। देखिए एक बार फिर से समझिए। मार्शल मैकी एसआर का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी सैंधव नगर नदियों के किनारे बसे हुए थे, स्थित थे, और नदियों में क्या प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, जिससे वो लोग परेशान थे और दूसरी जगह पे क्या होते हैं, पलायन कर जाते हैं। और कैनेडे ये मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। वो क्या मानते हैं, कुछ नर कंकाल मिला है, उसका परीक्षण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि सिंधुवासी जो बहुत संख्या में मलेरिया और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए, जिससे सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। तो इतना कारण देखने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या क्या कारण देखें। बाह्य आक्रमण में आर्यों ने सिंधुवासियों पर आक्रमण किया, इतना याद रखना है, जिससे इस सभ्यता का पतन हुआ। और विदेशी व्यापार में मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता के साथ जो है व्यापार होता था, और बाद में क्या होता है, व्यापार समाप्त हो जाता है, जिसके कारण जो है व्यापार में गतिरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या, इस सभ्यता का पतन हो जाता है। तीसरा, जलवायु परिवर्तन के कारण। वर्षा को याद रखना है, जो सिंधु क्षेत्र में वर्षा अधिक होती थी, फिर बाद में क्या होता है, जंगलों की कटाई से वर्षा जो है कम होने लगती है, जिससे पैदावार घट जाता है। और भूतात्विक परिवर्तन में याद रखना, जलप्लावन, नदियों का मार्ग बदलने से ये सब कारण जो है विनाश के कारण बने। जलप्लावन से क्या होता है, सिंधु क्षेत्र की भूमि जो है दलदली हो गई और यातायात प्रभावित हुआ, कृषि की पैदावार घटी, परिणाम स्वरूप सिंधुवासी जो दूसरी जगह पे पलायन कर जाते हैं। तो नदियों के मार्ग बदलने से पीने के पानी, खेती के लिए पानी का अभाव हो गया, साथ ही जलीय व्यापार भी ठप हो गया, जिसके कारण क्या होगा, सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ये सब कारण जो पतन में सहायक हुए। और क्या कारण है, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदा। बाढ़ के कारण परेशान रहे होंगे, जिसके कारण दूसरी जगह पे जो है पलायन कर जाते हैं। और प्राकृतिक आपदा में याद रखना है, मलेरिया, महामारी, ये सब प्राकृतिक आपदा के कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। तो अब निष्कर्ष निकलता है कि उपयुक्त विवेचन से, यानी ये सब कारण देखने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है कि उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के विनाश में किसी एक कारण का योगदान न होकर ऊपर वर्णित सभी कारणों का योगदान था। यानी किसी एक कारण को हम नहीं बता सकते हैं, ऊपर वर्णित सभी कारणों का लगभग योगदान था। इन सभी कारणों के संयुक्त दीर्घकालीन, यानी लंबे समय तक जो ये सब कारण जो लंबे समय तक दीर्घकालीन योगदान की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सिंधु सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया। तो यहाँ तक आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में समानताएं और असमानताएं। तो सबसे पहले समानताएं देखते हैं। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में समानताएं क्या थी। तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अनेक समानताएं दृष्टिगोचर होती है, यानी दिखाई पड़ती है। तो क्या समानता था, तो गेहूं का उत्पादन दोनों सभ्यता के लोग करते थे। जौ, चावल, मटर आदि की खेती दोनों सभ्यता के लोग भली भांति परिचित थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और वैदिक सभ्यता के लोग दोनों जो है खेती करना जानते थे। एक तो गेहूं की, जौ, चावल, मटर आदि की खेती से दोनों लोग परिचित थे। और मांसाहारी भोजन दोनों करते थे। मांसाहारी भोजन समानता थी। सूती वस्त्र, हार, कर्णफूल, कंगन, चूड़ी, ये सब जो है। और पशुओं की दौड़, पासे का खेल, पशुपालन व्यापार, उद्योग, देव पूजा, पशु पूजा, प्रकृति पूजा, कृषि,
सिंचाई, पारिवारिक जीवन आदि अनेक क्षेत्रों में दोनों ही सभ्यता के लोगों के बीच समानता थी। तो ये हो गया समानता। अब देखते हैं असमानता। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में असमानता। देखिए ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आइए समझते हैं सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर था। तो पहला अंतर राजनीतिक असमानता के आधार पर। राजनीतिक असमानता। सिंधु सभ्यता जो थी एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता में कैसी शासन व्यवस्था देखने को मिलता है, तो गणतंत्रात्मक, यानी लोग खुद मिलकर के शासन करते थे। यहाँ कोई राजा का शासन नहीं था। जबकि वैदिक सभ्यता में देखेंगे तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है। कैसी होती है? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो पहला अंतर यही है कि सिंधु सभ्यता में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जबकि वैदिक सभ्यता में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। और सिंधु वासियों की तुलना में वैदिक सभ्यता के लोग जो है युद्ध विद्या में सिद्धहस्त थे, यानी कि युद्ध करना जानते थे। कौन लोग? वैदिक सभ्यता के लोग युद्ध विद्या में सिद्धहस्त थे, निपुण थे। जबकि सिंधु वासियों को देखा जाए तो ये लोग शांति प्रिय लोग थे, यानी युद्ध उतना नहीं करते थे। तो सिंधु वासियों की तुलना में वैदिक सभ्यता के लोग जो थे युद्ध विद्या में सिद्धहस्त थे। तो ये हो गया राजनीतिक असमानता। और अब देखते हैं सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता क्या था? तो सामाजिक असमानता में सिंधु कालीन समाज जो था वर्णाश्रम व्यवस्था में आस्था जो है नहीं रखते थे। वर्णाश्रम व्यवस्था में जो है आस्था नहीं रखते थे। जो वर्णाश्रम व्यवस्था होता है चार, पहला क्या होता है? ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार वर्णाश्रम व्यवस्था थी। तो सिंधु कालीन समाज जो था वर्णाश्रम व्यवस्था में आस्था क्या नहीं रखते थे। जबकि देखा जाए वैदिक कालीन समाज का मुख्य आधार ही वर्ण आश्रम व्यवस्था थी। वैदिक कालीन समाज का मुख्य आधार क्या था? वर्ण आश्रम व्यवस्था। तो यह अंतर हो सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग वर्णाश्रम व्यवस्था में आस्था नहीं रखते थे, जबकि वैदिक कालीन समाज जो था इनका मुख्य आधार ही क्या था? वर्णाश्रम व्यवस्था थी। और सिंधु कालीन समाज कैसी थी? तो मात्र सतात्मक समाज था। कैसा था? मात्र सतात्मक। बहुत सारी जो है स्त्री की मूर्ति मिली है, जिससे क्या अनुमान लगाया गया था कि ये जो है सभ्यता मात्र सतात्मक थी। जबकि वैदिक कालीन समाज देखा जाए तो पितृ सतात्मक समाज था। कैसा था? पितृ सतात्मक, यानी कि पुरुष प्रधान समाज था। जबकि सिंधु कालीन सभ्यता कैसी थी? स्त्री प्रधान समाज, यानी मात्र सतात्मक थी। और वैदिक कालीन सभ्यता पितृ सतात्मक। इतना याद रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और जो सिंधुवासी संयुक्त परिवार प्रथा से जो है परिचित नहीं थे। ये लोग जो थे अलग अलग रहते थे। परिवार जो है मिल करके नहीं रहते थे। संयुक्त परिवार एक साथ जो है नहीं मिल करके रहते थे। संयुक्त परिवार प्रथा से परिचित नहीं थे। जबकि आर्य लोग जो थे, आर्य लोग यानी कि वैदिक सभ्यता के लोग परिवार प्रथा के पोषक थे, यानी परिवार प्रथा से ये लोग परिचित थे। तो आर्य सभ्यता के लोग परिवार प्रथा से क्या थे? परिचित थे। जबकि सिंधुवासी संयुक्त परिवार प्रथा से परिचित नहीं थे। सिंधुवासी लेखन कला से भली भांति परिचित थे, यानी ये लेखन कला को जानते थे। जबकि आर्यों के संबंध में लेखन कला के विषय में कोई जानकारी जो है प्राप्त नहीं होती है। कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ये अंतर है। तो सिंधुवासी संयुक्त परिवार प्रथा से परिचित नहीं थे, जबकि आर्य लोग संयुक्त परिवार प्रथा से परिचित थे। सिंधुवासी लेखन कला से भली भांति परिचित थे, यानी जानते थे लेखन कला के बारे में, जिसे भावचित्रात्मक लिपि मिला है। अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। जबकि आर्यों के संबंध में लेखन के विषय में कोई जानकारी जो है प्राप्त नहीं होती है। सिंधुवासी आर्यों की तुलना में क्या थे? श्रृंगार कर और आभूषण, श्रृंगार और आभूषणों की अपेक्षाकृत अधिक महत्व प्रदान करते थे। यानी सिंधुवासी जो लोग थे आर्यों की तुलना में श्रृंगार और आभूषण ये सब को अधिक महत्व देते थे।
तो ये हो गया सामाजिक असमानता। आप जानते हैं आर्थिक असमानता। सिंधु सभ्यता जो थी कैसी थी? नगर प्रधान सभ्यता थी। कैसी थी? नगर प्रधान सभ्यता थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी नगर प्रधान सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता कैसी थी? ग्राम प्रधान थी, यानी एक ग्रामीण सभ्यता थी। यानी वैदिक सभ्यता कैसी थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो ये हो गया आर्थिक असमानता। और सिंधुवासी विभिन्न प्रकार के उद्योगों में लगे रहते थे, उद्योग में संलग्न थे, जबकि आर्यों का जो था मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। तो सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे? विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे में लगे रहते थे, जबकि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती करना, यानी कृषि ही इनका मुख्य व्यवसाय था। अब जानते हैं धार्मिक असमानता। तो सिंधुवासी मातृ देवी शिव अथवा पशुपति जिसे बोला गया, पशुपति और वृक्षों की क्या करते थे? पूजा करते थे, जबकि आर्य लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते थे, जिनकी संख्या कितना था? 33 बताया गया है। तो सिंधुवासी जो थे मातृ देवी की पूजा करते थे, शिव अथवा पशुपति, और वृक्षों की पूजा करते थे, जबकि आर्य लोग क्या करते थे? विभिन्न देवताओं की पूजा करते थे, जिनकी संख्या कितना बताया गया है? 33 थी। सिंधु सभ्यता, सिंधुवासी जो थे पशु में किसकी पूजा करते थे? तो बैल की पूजा करते थे। कुबड़ वाला बैल विशेष पूजनीय था। तो सिंधुवासी जो है पशु में बैल की पूजा करते थे, जबकि आर्य लोग पशु में किनकी पूजा करते थे? तो गाय की पूजा करते थे, गाय की। ये ध्यान रखिएगा अंतर। सिंधुवासी पशु में बैल की पूजा करते थे, जबकि आर्य लोग गाय की पूजा करते थे। सिंधुवासी मूर्ति पूजक थे, यानी मूर्ति यहाँ से देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता से यहाँ के स्थल से बहुत सारी मूर्तियाँ मिली है। इससे क्या पता चलता है कि ये लोग मूर्ति पूजक थे, मूर्ति बना करके पूजा करते थे, जबकि आर्य लोग जो थे मूर्ति पूजक नहीं थे। तो यह अंतर है। तो इस तरह से आज का अध्याय जो समाप्त होता है, एक बार फिर से देखिए, समझ लीजिए, रिवाइज करवा देते हैं जल्दी से। देखिए असमानता। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में यदि आपसे पूछा जाए कि कुछ समानताएं बताएं, तो बोलना है सबसे पहले कि निम्न समानताएं थी। फिर बोलना है गेहूं, जौ, चावल, मटर आदि इस सब के खेती से जो दोनों सभ्यता के लोग परिचित थे। और मांसाहारी भोजन जो दोनों सभ्यता के लोग करते थे, ये समानता थी। सूती वस्त्र, हार, कर्णफूल, कंगन, चूड़ी, ये सब। और पशुओं की दौड़, पासे का खेल दोनों खेलते थे। पशुपालन करते थे दोनों, व्यापार भी करते थे, उद्योग, देव पूजा, पशु पूजा, प्रकृति पूजा, कृषि, सिंचाई, पारिवारिक जीवन आदि अनेक क्षेत्रों में दोनों ही सभ्यता के लोगों के बीच समानता थी। तो असमानता क्या था? असमानता में बोलना है क्या बोलना है कि सिंधु सभ्यता में गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था थी, जबकि वैदिक सभ्यता में कैसा था? राजतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी कि यहाँ राजा का शासन था, यहाँ खुद लोग शासन करते थे। सिंधु सभ्यता में लोग शासन खुद करते थे, यहाँ पे राजा का शासन था, यहाँ लोगों ने मिलकर शासन करते थे, यानी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और सिंधु वासियों की तुलना में वैदिक सभ्यता के लोग क्या थे? युद्ध करना जानते थे, युद्ध विद्या में क्या थे? निपुण थे, यानी सिद्ध हस्त थे। कौन? वैदिक सभ्यता के लोग तुलना में। और सामाजिक असमानता में बताना है कि सिंधु कालीन समाज जो था वर्ण आश्रम व्यवस्था में आस्था नहीं रखते थे, जबकि वैदिक कालीन समाज इनका मुख्य आधार ही था क्या? वर्ण आश्रम व्यवस्था थी। सिंधु कालीन समाज कैसी थी? तो मातृ सत्तात्मक थी, जबकि वैदिक कालीन समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक, यानी पुरुष प्रधान समाज था, और ये स्त्री प्रधान समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी कैसी थी? मातृ सत्तात्मक समाज था। और सिंधुवासी जो लोग थे संयुक्त परिवार प्रथा से परिचित जो नहीं थे, जबकि देखा जाए आर्य लोग यानी कि वैदिक सभ्यता के लोग संयुक्त परिवार प्रथा के पोषक थे, यानी कि परिचित थे इससे। संयुक्त परिवार प्रथा यहाँ देखने को मिलता है वैदिक सभ्यता में। तो सिंधुवासी लेखन कला से जो है भली भांति परिचित थे, यानी लिखना जानते थे। और जबकि आर्यों के संबंध में
लेखन से संबंधित कोई जानकारी जो है प्राप्त नहीं होती है। ये अंतर है। सिंधुवासी आर्यों की तुलना में श्रृंगार और आभूषणों को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देते थे। यानी आभूषण बनाना, श्रृंगार करना, लिपस्टिक के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। इस तरह के जो है सिंधुवासी आर्यों की तुलना में अधिक महत्व इस सबको देते थे। और आर्थिक समानता असमानता में सिंधु सभ्यता नगर प्रधान थी, यानी नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता कैसी थी? ग्राम प्रधान थी, यानी ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधुवासी विभिन्न प्रकार के उद्योगों में क्या लगे रहते थे, जबकि आर्यों का मुख्य व्यवसाय देखा जाए तो क्या था? कृषि था। कृषि करना इनका मुख्य व्यवसाय था। धार्मिक असमानता, सिंधुवासी मातृ देवी, शिव अथवा पशुपति और वृक्षों की पूजा करते थे, जबकि आर्य लोग जो है विभिन्न देवताओं की पूजा करते थे, जिनकी संख्या कितना बताए गए? 33। और सिंधुवासी जो पशु में किसकी पूजा करते थे? तो पशु में देखा जाए तो बैल की पूजा करते थे, जबकि आर्य लोग गाय की पूजा करते थे। सिंधुवासी मूर्ति पूजक थे, जबकि आर्य लोग मूर्ति पूजक नहीं थे। तो इस तरह से आज का अध्याय जो है समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और कमेंट में करके जो है ज़रूर बताएं, लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।